बहादुर बंगाली कौम ने खून चूसने वाली डाइन से कैसे जान छुड़ाई, 9 चौंका देने वाले हकाइक। 300 अफराद शहीद, कई 100 जख्मी और हजारों अरेस्टेड और साथ ही साथ $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। दोस्तों, ये है वो कीमत जो कि बांग्लादेश की आवाम ने एक जालिम जाबिर और 15 साल से खून चूसने वाली शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने पर अदा की है। लेकिन क्या ये इनकलाब रातों रात आया? मोदी सरकार की पुष्टपनाही से 15 साल तक अपनी ही आवाम पर हर तरह का जुल्म ढाने वाली शेख मुजीब की बेटी को किस हालत में अपने महल नुमा प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ना पड़ा? बंगाली कौम के हाथ क्या कुछ लगा? बरतानिया और अमेरिका ने इस बूढ़ी डाइन को पनाह देने से क्यों इनकार किया? इस वक्त शेख हसीना वाजिद कहां पे है और किस मुल्क में पनाह लेने के लिए हाथ पांव जोड़ रही है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया है और आर्मी के जूनियर अफसरान ने अपने ओपन लेटर में अपने आर्मी चीफ और अफसरान को क्या तगड़ा पैगाम भेजा? ये तमाम हकाइक जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश के बानी शेख मुजीब की बेटी है और ये जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक लगातार 15 साल तक बांग्लादेश की वजीर आजम रही हैं। लेकिन मोदी सरकार की पुष्टपनाही की वजह से 76 साल इस डाइन ने हर अपने मुखालिफ को कत्ल कराया। सियासी जमातों, खासकर जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदियां लगाई और इनके रहनुमाओं को फांसियां तक लगवाई। गर्ज के हर वो काम किया जो इसके इख्तिदार को तूल देता था और अवामी नफरत में इजाफा करे। लेकिन फिर इसने एक ऐसा ब्लंडर मारा जो न सिर्फ इसके तख्त को ले बैठा बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागना भी पड़ा। शेख हसीना की सरकार ने यह फैसला किया कि सरकारी मुलाजमतों में 1971 की जंगे आजादी में लड़ने वाले लोगों की औलादों के लिए 30% कोटा मेरिट के बिना ही फिक्स कर दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ बंगाली स्टूडेंट सड़कों पे आ गए और मामला अदालत में चला गया और एहतजाज कुछ अरसे के लिए मौखर हो गया। लेकिन शेख हसीना की हुकूमत ने जजों पर भी दबाव डालकर फैसला अपने हक में हासिल किया। लेकिन इससे क्या मालूम था कि फैसला तो अपने हक में ले लिया है, लेकिन इसकी कीमत अपने 15 साल जुल्म जबर के साथ किए गए इक्तदार से हाथ धोने की सूरत में सामने आएगी। 5 जून 2024 वो दिन था जब बांग्लादेश की एक अदालत ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले खानदान के अफराद के लिए 30% कोटा सिस्टम के हक में फैसला दे दिया। लेकिन इस फैसले ने 15 साल से जुल्म जबर बर्दाश्त करने वाली बंगाली कौम को बंगाली टाइगर्स में तब्दील कर दिया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सड़कों पर आने का फैसला किया और फिर पूरे बांग्लादेश की सड़कें इनसे भर गईं। इनको 30% कोटा सिस्टम पसंद नहीं आया और सरकारी मुलाजमतों में मेरिट पर भर्ती के हक में आए रोज रैलियां धरने होने लगे। लेकिन शेख हसीना ने अपने ही अवाम के खिलाफ जाने का फैसला किया और पूरी पुलिस को हर तरह के तशद्दुद करने का हुक्म दे दिया। आंसू गैस, लाठी चार्ज, सीधी गोलियां, गिरफ्तारियां, गर्ज पुलिस ने जलसे जुलूसों और एहतजाज को रोकने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन अवाम झुकने और डरने के बजाय पहले से ज्यादा तादाद में निकलने लगी। पहले तो सिर्फ स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, लेकिन फिर अवाम की बड़ी तादाद इसमें शामिल होने लगी और यूं पूरा बांग्लादेश पूरे 2 महीने के लिए एक मैदान जंग बना रहा। दोस्तों, दुनिया के हर डिक्टेटर और जालिम हुक्मरान को यही लगता है कि ताकत का इस्तेमाल करके इनकलाब और नजरिए का मुकाबला किया जा सकता है और ये शेख हसीना ने भी सोचा था। अपनी ही अवाम पर गोलियां भी चलाई जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें ज्यादा तादाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की थी। सैकड़ों जख्मी हुए और हजारों को गिरफ्तार किया गया। शेख हसीना ने अपने एक बयान में नौजवान स्टूडेंट्स को इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार दे दिया। वैसे इस बात से ये भी याद आता है कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर सच बोलने और करप्शन का पोल खोलने वालों को डिजिटल आतंकवादी का खिताब दे दिया गया है, क्योंकि नजरिए का मुकाबला करने वालों और सोशल मीडिया पर इख्तिलाफी राय रखने वालों को ये तमगा मिलता है। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ और वहाँ की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी और 1 महीने तक इंटरनेट भी ब्लॉक किए रखा। लेकिन जब इससे भी एहतजाज रुकने के बजाय बढ़ने लगा और पुरतशद्दुद हंगामों की सूरत में बदलने लगा तो आखिरी हथियार के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वालों पर गोलियां भी चलाई और मजीद कई लोगों को शहीद और जख्मी किया। इंटरनेट बंद करने और कर्फ्यू लगने के बाद भी जब बंगाली लोग अपना हक लेने से बाज ना आए और एहतजाज जारी रखा, जाने कुर्बान किया और अपने माल की कुर्बानी भी दी, तो मोदी सरकार की गुलाम शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो इस तहरीक को कुचलने के लिए भी आर्मी को भी बुला सकती है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान और दुनिया भर में यही समझे जाने लगा कि बंगाली फौज भी शहरों में दाखिल होकर अपने लोगों पर तशद्दुद करने लगेगी, घरों में घुसकर औरतों और बच्चों के साथ मारपीट करेगी और एहतजाज करने वालों पर डायरेक्ट फायरिंग करेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं था। बांग्लादेश फौज के जूनियर रैंक
रैंक के ऑफिसर्स जिनमें लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर शामिल थे, इनकी बड़ी तादाद ने अपने आर्मी चीफ और सीनियर कमांड को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि वो मोदी सरकार की हमायत याफ्ता डाइन के लिए अपनी आवाम पर हरगिज गोलियां नहीं चलाएंगे और ना ही इन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद करेंगे। ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और पूरी दुनिया खासकर पाकिस्तानियों को एक पैगाम पहुंचाया गया कि बांग्लादेश की फौज में पॉलिटिकल विजडम और पैट्रियोटिज्म यानी कि हुब्बुल वतनी हमारे वालों से कितनी ज्यादा है। बंगाली फौज के जूनियर अफसरान ने न सिर्फ जुर्रत का मुजाहरा किया बल्कि एक करप्ट और जालिम हुक्मरान का साथ देकर हमेशा के लिए बदनामी का दाग अपने सर करने से भी इनकार कर दिया। अपने जूनियर अफसरान के तेवर देकर बंगाली फौज के आर्मी चीफ वकारुल जमान ने ऐलान किया कि नौजवान मुल्क का कीमती सासा है, बंगाली फौज अपनी आवाम के साथ खड़ी है और इन पर हरगिज कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। अगर आपको बंगाली फौज की जुर्रत पर खुशी महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में वेल डन बांग्लादेश आर्मी जरूर लिखें। दोस्तों, शेख हसीना का इंटरनेट को ब्लॉक करना और कर्फ्यू नाफिज करना भी किसी काम ना आया और बंगाली कौम ने खून चूसने वाली डाइन से छुटकारा हासिल करने का हतमी फैसला कर लिया। पूरी कौम सड़कों पर आ गई और हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस के साथ झड़पें जारी रहीं लेकिन कौम साबित कदम रही और 5 अगस्त 2024 के रोज वजीर आजम हाउस पर चढ़ाई कर दी गई। बांग्लादेश की मुकामी खबरों और वीडियो से ये बात सामने आती है कि जब बंगाली अवाम वजीर आजम हाउस में दाखिल हुई तो शेख हसीना के लिए फ्रेश फूड यानी कि ताजा खाना मेज पर सजा हुआ था, यानी कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था, लेकिन इसको मीठी गोलियां देने वाले रावी चैन और सुख की दास्तानें सुना रहे थे, ये जाने बगैर ही कि सब रावी और 15 साल से बंगाली अवाम का खून चूसने वाली शेख हसीना बढ़ने जा रहे हैं। जब अवाम का सैलाब इस सर पर आन पहुंचा तो शेख हसीना को इतना वक्त भी ना मिला कि वो अपना जरूरी सामान तक उठा सकती और अपने पूरे स्टाफ के साथ एक स्पेशल हेलीकॉप्टर पकड़कर फरार हो गई। अवाम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा कर लिया और वहाँ की कीमती चीजें उठाना शुरू कर दी और जो हाथ लगा अपने साथ लेकर जाने लगे। कुछ मंचलों ने तो खवातीन के अंडर गारमेंट्स तक को नहीं छोड़ा और वजीर आजम हाउस में नाचने लगे क्योंकि इनको 15 साल बाद हकीकी आजादी नसीब हुई थी। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशर्रफी मुस्तफा के घर को भी आग लगा दी गई। मुशर्रफी अवामी लीग के रुकने पार्लियामेंट थे जो वाज़ेह पैगाम था कि अगर आप जालिमों के साथ खड़े हैं तो आप भी जालिम हैं और पाकिस्तान के नाम नेहाद 2% के क्रिकेटर्स के लिए भी ये एक बड़ा पैगाम है। इसके अलावा अहम सरकारी इमारतों को भी आग लगा दी गई, लेकिन इन सब में बांग्लादेश की आर्मी ने एक जालिम करप्ट हुक्मरान और सियासतदान का साथ देने के बजाय अवाम का साथ दिया और अवाम को पुरअमन रहने के लिए दरखास्त की जाती रही। दोस्तों, ख्याल था कि हसीना मान जाएगी, इल्म ना था कि हसीना भाग जाएगी। शेख हसीना अवामी इनकलाब के आगे शिकस्त तस्लीम करते हुए रोते हुए हेलीकॉप्टर में फरार हो गई और अब वजीर आजम के ओहदे से रिजाइन भी दे दिया गया है। बूढ़ी डाइन ने फरार होने के बाद सबसे पहले बरतानिया से पॉलिटिकल असाइलम यानी कि सियासी पनाह की दरखास्त की, जो कि फौरी तौर पे ही रिजेक्ट कर दी गई। अमेरिका ने भी हरी झंडी दिखा दी क्योंकि ये दोनों ममालिक पहले ही अवामी नफरत का शिकार हैं और इस बूढ़ी डाइन से छुटकारा हासिल करना चाहते थे और इसको सियासी पनाह देकर आलमी सतह पर अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहते थे। इसलिए आखिरी हल के तौर पर शेख हसीना अब भारत अगरतला पहुंच चुकी है और ये वही मुकाम है जहां इसका बाप शेख मुजीब भी अपने भारतीय अकाउंट से मिलने के लिए गया था और मुशर्रकी पाकिस्तान को अलग करने का मंसूबा लेकर आया था। आखिरी इत्तलात तक ये बात सामने आ रही है कि अब भारत भी इस चले हुए कारतूस से छुटकारा हासिल करना चाहता है और चंद दिन बाद शेख हसीना को हरी झंडी दिखाने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शेख हसीना को फरार कराने में आर्मी चीफ ने क्यों मदद की? तो ये इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि शिकस्त खाए हुए दुश्मन को भागने दो और बल्कि इसके भागने के लिए गोल्डन ब्रिजेस बना के दो ताकि तमाम रास्ते बंद होने पर वो आपका नुकसान ना कर सके और सुकून से भाग सके। तो बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम को भी इसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक भागने दिया गया ताकि मुल्क में लगी हुई आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। बांग्लादेश में अवामी इनकलाब के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि बंगाली अवाम में मजमूई तौर पर पॉलिटिकल विजडम पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा बेहतर है और इनमें अपने हकूक हासिल करने के लिए जुर्रत भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी और खासकर आर्मी के जूनियर रैंक ऑफिसर्स ने न सिर्फ अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया बल्कि इस बात का सबूत भी दिया है कि इनका न सिर्फ ज़मीर जिंदा है बल्कि ये हक और सच के साथ खड़े होने में किसी भी किस्म के लालच में नहीं आते। लेकिन क्या बंगालियों में सियासी बसीरत रातों रात आ गई? बगैर किसी लीडर के कैसे इनकलाब ले आई? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 30 दिसंबर 1906 ये वो तारीखी दिन था जब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और इसको बनाने वाले बंगाली थे। बाद में आने वाले सालों में इसी सियासी जमात ने हिंदुओं की जमात कांग्रेस के मुकाबले में मुसलमानों की रहनुमाई की। इलामा इकबाल, लियाकत अली खान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे रहनुमा मुसलमानों को दिए तहरीके आज़ादी में सबसे अहम किरदार बंगालियों ने अदा किया। पाकिस्तान बनने के बाद जब पहला मार्शल लॉ लगा तो अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ भी बंगालियों ने ही दिया था।
यहाँ पर आपसे ये भी शेयर करते चलें कि दोस्तों मशरकी पाकिस्तान कैसे टूटकर बांग्लादेश बना, बंगालियों के साथ कैसे कैसे मुजालिम किए गए और असल मुजरिम कौन थे। इसके लिए पूरी कौम को इमरान खान के एक ट्वीट के मुताबिक हमीदुर रहमान की मिशन रिपोर्ट लाजमी पढ़नी चाहिए। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्याह दिन था जब मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और शेख मुजीब नए मुल्क के हुक्मरान बने, लेकिन अवामी हुक्मरान बनने के बजाय ये एक सिविल डिक्टेटर बन के सामने आए और सिर्फ चंद सालों में ही भारत नवाज पॉलिसीज की वजह से अवाम इस बंदे से नफरत करने लगी और इसका फायदा उठाते हुए बंगाली फौज ने मार्शल नाफिज कर दिया और शेख मुजीब को पूरे खानदान समेत अगले जहान पहुंचा दिया। इसकी 2 बेटियां जिसमें शेख हसीना भी मौजूद थी, मुल्क में ना होने की वजह से जिंदा बच गई। बंगाली अवाम ने 15 साल तक मार्शल के मुजालिम बर्दाश्त किया। बल आखिर 1990 में अवामी तहरीक के जरिए इसका खात्मा किया गया और जमहूरियत बहाल हुई। शेख हसीना मुल्क वापस आई और अपने बाप शेख मुजीब के कत्ल का फायदा अवामी हमदर्दी की सूरत में उठाया और 1906 से लेकर 2001 तक पहली बार वजीर आजम रही। इसके बाद ये डाइन दोबारा से भारत की मदद से जनवरी 2009 में इख्तियार में वापस आई और हर तरह के जुल्म किए जिससे इसके मुखालफिन में इसके खिलाफ खौफ पैदा हो। अपने मुखालफिन का कत्ल कराया, इंतखाबात में धांधली की और 15 साल तक कौम का खून चूसती रही, लेकिन आखिरकार अवाम के गुस्से और सैलाब के आगे बह गई। दोस्तों पाकिस्तान का लिबरल तबका मोदी की हमायत याफ्ता खून चूसने वाली इस डाइन की बहुत तारीफें करता था। इसकी मौशी पॉलिसी की मिसालें देकर पाकिस्तानियों को मजाक उड़ाता था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स 21.8 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स की बातें करते थे और वहां के अवाम में उबलते हुए लावे और सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालते थे। बंगाली अवाम का खून चूसने वाली डाइन के जुल्म जुबर पर खामोश थे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका अंदाजा हर बाशऊर इंसान को था। स्टूडेंट्स की तहरीक ने इनकलाब पैदा कर दिया। बंगाली स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि हमें प्रेसिडेंशियल मॉडल या मिलिट्री मॉडल नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री इलेक्शंस चाहिए और इसलिए जल्द अज जल्द एक इंटर्म सेटअप बनाया जाए जिसका वाहिद मकसद ही इंतखाबात करना हो और अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब कराए जो कि पार्लियामेंट में पहुंचकर इनके मसाइल हल करे। दोस्तों जब बंगाली हमसे अलग हुए तो इस सहानिये के असल मुजरमों ने यहाँ की अवाम को गुमराह किया और बंगालियों के खिलाफ नफरत फैलाई जो 50 साल तक चलती रही, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सब हकाइक से पर्दा उठा दिया है और पाकिस्तानी अवाम को असल हकीकत मालूम हो चुकी है कि असल जालिम कौन थे और किन पर जुल्म किया गया। इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि 2% के तो हम हैं, बंगाली तो पूरे 16 आने के हैं। अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो आज की वीडियो को एक लाइक जरूर दें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।